पहले मैं चाहूंगी कि आपकी जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि है उसके बारे में लोगों को बताएं। एक इम्पोर्टेंट चीज उस समय मैंने डिसाइड की थी कि जॉब छोड़ने के बाद शादी करूंगा। बिहार के बाहर बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है सत्तू का, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं सत्तू जैसे प्रोडक्ट को लेके आऊंगा तो बिहार के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाऊंगा? और तो मुझे ना शब्द सुनाई नहीं देता। आपने जब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वगैरह शुरू की तो मार्केटिंग के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई? अच्छा, बिहार को लेकर जो एक इमेज बनी हुई है हमारी कि बिहार में हम सफल नहीं हो सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि हम घर बैठे रहेंगे आइडिया लेकर के, अपना प्रोडक्ट लेके लोगों से नहीं मिलेंगे या नहीं जाएंगे। जितने लोगों से आप मिलेंगे, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना अच्छा आपका काम होगा। बिहार के कितने ऐसे स्टार्टअप हैं जो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं आपके हिसाब से? आई थिंक विद इन अ ईयर आपको वो सब दिखेगा। तो इंडिया के कितने स्टेट में अभी आप सत्तू? ऑल ओवर इंडिया जाता है, सब जगह जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान तक गया हुआ है। बिहार में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिसाइकलिंग पे। इतना कचरा है हर जगह, उस पे कोई स्टार्टअप नहीं है अभी तक। अगर मुझे कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर मिल जाए तो हम साथ में करने के लिए रेडी है। वाइफ को कोई नहीं समझा पाता। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बात करती हूँ अपने पॉडकास्ट में मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुँचने वाली। और इसी कड़ी में आज मैंने बहुत स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो ये युवा हैं और बहुत प्रेरणा स्रोत हैं कि इन्होंने बिहार में एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत की जिसके बारे में पहले कभी लोगों ने नहीं सोचा। हालांकि सदियों पुरानी चीज थी जिस पर इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन इनके पहले शायद किसी के दिमाग में इसको इस लेवल पे लाने का ख्याल नहीं आया। तो हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में जुड़े हैं सचिन कुमार, जो कि सत्तूज के नाम से इनका स्टार्टअप है। और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि इस युवा से मैं जरूर मिलूं और इनके स्टार्टअप के बारे में बात करूं। तो सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। और आप आज अपना बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी आपने मेरे लिए थोड़ा सा रिशेड्यूल किया और आप आए हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो सबसे पहले सचिन, जब हम पॉडकास्ट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें करते हैं, पर्सनल भी, कमर्शियल भी और बहुत सारी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि है उसके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो लोगों को जो दिखता है बस वही समझ आता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, तो उसके बारे में पहले बताएं। मेरा गाँव जो है मधुबनी, मिथिला का रहने वाला हूँ मैं। एंड मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन सब लोग वहीं से। और पढ़ाई शुरुआत वहीं से हुई, स्कूलिंग जो होती है बचपन की। फिर सैनिक स्कूल तलिया गया, उसके बाद फिर डीयू गया और ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना शुरू किया था वहाँ पे। मुझे याद है 2008 के आसपास की बात है, मेरी जॉब लग गई। वहाँ से फिर बॉम्बे गया एंड वहाँ पे वो चेंज आया कि जो भी पढ़ाई हम लोगों ने की है उसका एप्लीकेशन क्या होता है। या तो आप जॉब में रहते हैं तो आप आगे अपना कंपनी को बढ़ाते हैं, सेल्स लाते हैं, या फिर अपनी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे आते हैं। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। और होता है ना बिहार में जनरली, पढ़ लिख लिया बच्चा, कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा है तो अब पहला मोटे में शादी हो जाना अब इसकी शादी करा दो, अच्छा मतलब सेटल हो गया लड़का। हाँ, वो मकाम होता है जब शादी की बात तो उस टाइम पे ही डिसाइड हुआ कि नहीं, अब जॉब नहीं करना है और वापस बिहार आके अपने बिहार के लिए कुछ करना है। अच्छा। तो एक्चुअली पढ़ाई के बाद उसका एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योरशिप में करना था, न कि जॉब में। तो ये बताइए कि जब आपने ऐसा डिसीजन लिया, हमारी जो बिहार की पृष्ठभूमि के बारे में अगर बात करें तो हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, खास करके जब लड़कों की बात हो तो उनको पढ़ाना लिखाना है और अल्टीमेटली उनको एक अच्छा जॉब मिल जाना चाहिए। तो जब आपने ये डिसीजन किया कि मुझे वापस बिहार आना है, लोग हमेशा यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बिहार में इतना स्कोप नहीं है, तो पेरेंट्स का क्या था और लोगों ने कैसे रिएक्ट किया उस समय? देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर की अगर बात करेंगे तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो ये तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि किसी भी हाल में कोई कुछ भी कहे, चाहे वो सपोर्ट करे ना करे, आपके विचारधारा से, आपकी सोच से वो मतलब मैच करे ना करे, आपको अपना काम करना होता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज उस समय मैंने डिसाइड की थी कि जॉब छोड़ने के बाद शादी करूंगा। और लोगों ने यही बोला कि तुम जॉब कर रहे हो, शादी कर लो, उसके बाद जॉब छोड़ देना। तो ये डिसीजन मैंने उस समय लिया था कि नहीं, ये तो उस लड़की के साथ शायद धोखा हो जाएगा ना, कि वो सोचे कि मैं जॉब वाले के साथ शादी कर रही हूँ एंड फिर हम बिहार आ जाएंगे।
तो उस समय ही हम डिसाइड कर लेते कि नहीं, पहले जॉब छोड़ेंगे, वापस मधुबनी गांव जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, एंड फिर लड़की को बोलेंगे भाई हम जिंदगी भर जॉब नहीं करने वाले हैं, बिजनेस ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे सत्तू का ठेला लगा लें या कुछ भी करें, बट हम बिजनेस ही करेंगे और बिहार में करेंगे। तो आपके समाज में लोगों का जिस लड़की से आपकी शादी की बात चल रही थी, फिर उनकी फैमिली से क्या रिएक्शंस आए? लकीली वही बोलूंगा, मेरी वाइफ रिचा, वो पहली लड़की का फोटो आया हमारे घर, और मैंने फोटो देखते ही कहा अब तो शादी इसी से करनी, इतनी खूबसूरत लगती है। तो पापा मम्मी सब लोग बाजी, पापा को ऑलरेडी पसंद आ गई। तो पापा, मुझे याद है, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा तुम इतने पढ़े लिखे हो, बाहर हो रहे हो, तो मन नहीं करता कि बाहर की कोई लड़की से शादी करे या बाहर सेटल हो जाए, या यहाँ पे कोई बाहर पटना की या बाहर की लड़की है? मैंने नहीं पापा, सीतामढ़ी मधुबनी यहाँ की लड़की अगर है तो यहाँ टिकेगी रहेगी। अब किसी लड़की को मैं बोलूँ कि आप पटना छोड़ के आइए बिहार में रहिए, या दिल्ली छोड़ के आइए और मधुबनी गांव में रहिए, तो शायद वो एडजस्ट ना करे, और मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो। तो लकीली रीचा को ये सब ऑलरेडी, मतलब शादी के पहले हम एक बार मिले थे, नहीं होता देखा सुनी हुई, उसके बाद हम 1 घंटे का टाइम मांगे थे कि हमको 1 घंटा चाहिए, उनसे बात करनी है। तो उस टाइम पे हमने सब कुछ क्लियर कर लिया था आपस में कि रहना मधुबनी में है, बिहार में है जिंदगी भर, और यहीं पे काम करना है। तो वो एग्री करेंगे और हम लोग सेट हो गए। तो बहुत बहुत खुशनसीब है भाई कि आज के समय में ऐसी लड़की है जिसने आपके साथ मैच किया, वरना हमेशा बिहार में लड़कियों की शादी होती है और बाहर जाना चाहती हैं वो, ये भी एक है। और ये बताइए भाई बहन कितने हैं आपके? मेरा एक भाई है छोटा और एक छोटी बहन है। ओके। तो बहन अब यूके में से TCS में जॉब करती है, दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों यूके में है। मेरा छोटा भाई है, मधुबनी में है, पापा मम्मी सबके साथ वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। तो आपने जब मधुबनी में आकर सेटल होने का सोचा, तो क्या आपके दिमाग में कुछ और काम था, या आपने सत्तू को पहले से ही दिमाग में रखा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप जब सोचते हैं, जब हम जॉब छोड़ के वापस आए तो पापा का ऑलरेडी एक बिजनेस था, तो उस बिजनेस में भी घुसने के लिए, उनको समझाने के लिए कि हम जो पढ़ाई की है उसका एप्लीकेशन हम बिजनेस में कर सकते हैं, वो करके दिखाना पड़ता है। और जनरली जो लोग बाहर रहे हुए हैं, 15-20 साल बाहर पढ़े लिखे हैं, उनके ऊपर एक सवाल होता है, क्या ये टिक पाएंगे? बहुत बड़ा तो सवाल होता है। बिहार में या मधुबनी में टिकना बहुत जरूरी था कि हाँ ठीक है, बाहर का हम सब कुछ, जो भी आराम है, जो भी हमको घूमने के लिए मिलता है, जो हम एंजॉय कर सकते हैं, मधुबनी में एक सिनेमा हॉल नहीं था उसमें, कुछ नहीं, सही बात। और मुझे याद है जब हम लोग बॉम्बे में जॉब करते थे तो हर फ्राइडे नाइट मूवी जाते थे, वीकेंड्स का वहाँ बड़ा वीकेंड्स पे घूमते थे। तो वो सबको त्यागना बहुत जरूरी था, मतलब सैक्रिफाइस के बिना आपको बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो हम टिके पहले 10 साल, हम बोलेंगे 2008 से लेके ऑलमोस्ट 2009 में शादी हुई, 2014 तक पापा का बिजनेस संभाला, आगे बढ़ाया। बट उसके बाद डिसाइड किया अब स्टार्टअप करना है। तो आइडिया तो था, रिसर्च करना शुरू किया कि मधुबनी से क्या बेच सकते हैं। तो मिथिला पेंटिंग सबसे पहले नाम आता है, मखाना का नाम आता है, एंड उस पर भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया। मुझे याद है एक डोमेन नेम मैंने खरीद के रखा, biharhandicraft.com। उस पर काम किया, रिसर्च किया, बहुत सारा काम किया, बट रियलाइज किया कि ठीक है, इसमें और भी लोग हैं, बहुत नीश है, बहुत डिपेंडेंट है आर्टिस्ट पे। कोई ऐसा प्रोडक्ट खोजना होगा जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, बाहर बेच सके, राइट? तो फिर रिसर्च करते करते आया सत्तू को किसी ने अभी तक ब्रांडिंग पैकेजिंग नहीं की अच्छे से। फिर बाहर गया मैं, बॉम्बे पुणे में जो मेरे दोस्त थे उनसे पूछा कि आप लोग सत्तू क्यों नहीं पीते हैं, आप लोगों को बनाने में क्या दिक्कत आती है? तो फिर आइडिया आया रेडीमेड सैशेज बनाने का, और फिर सत्तू की शुरुआत हुई। तो बिहार में तो सत्तू बहुत ज्यादा फेमस है, बट मैंने देखा है बिहार के बाहर बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है सत्तू का। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं सत्तू जैसे प्रोडक्ट को लेके आऊंगा तो बिहार के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाऊंगा, और उसको कैसे बाहर प्रमोट करेंगे? नहीं, देखिए, डर के आगे जीत है, जो बोलते हैं ना। और डरते हम लोग कभी नहीं है। कोई भी एंटरप्रेन्योर्स के आप बात करें, जो भी आगे बढ़े हैं, जिन्होंने कुछ बनाया है, नया क्रिएट किया है, तो उनके मन में कभी डर नहीं होता कि डूबने का डर नहीं होता। एग्जैक्टली। एक बात बताइए, जिंदगी किस पल क्या टर्न लेगी? अभी हम लोगों ने देखा ना, एयर इंडिया का कोई फ्लाइट क्रैश किया, तो उसमें जो सवारी थे वो तो चले गए, बट जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे वो भी चले गए। उनकी कोई गलती नहीं। डर आपकी एक सबसे बड़ी डर होती है कि मेरा जिंदगी खत्म ना हो जाए। और जिंदगी खत्म होने से पहले अगर आपने ड्रीम नहीं अपना पूरा किया, या उसको जिया नहीं, या उसके लिए मेहनत नहीं की, तो फिर जीने का फायदा क्या है? क्या फायदा? तो मैं वैसे ही जीता हूँ कि हर दिन हर पल अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करूँ 100%। फल का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये सत्तूज की शुरुआत आपने मतलब कैसे इसको स्टार्ट किया? आपने स्टार्टअप का आपको आइडिया आया, प्रोडक्ट भी समझ आ गया सत्तूज, तो शुरू कैसे किया आपने? मुझे याद है हम और मेरा छोटा भाई दोनों मतलब ट्रैवल कर रहे थे, खोज रहे थे कि बिहार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या किया जाए। वो डेटा कलेक्शन कर रहे थे, तो नेपाल जा रहे थे।
मेरी वाइफ ने एक डब्बे में सत्तू का रेडीमेड ऐसे कुछ बना के मुझे जाते समय दे दिया कि इसको आप ले जाइए, जब आपको भूख लगेगी तो आप 2 चम्मच निकाल के पी लीजिएगा। तो सुबह सुबह का टाइम था, नेपाल में हम लोग दोनों भाई निकाले, सत्तू बनाया। हम लोग भाई ऐसा प्रॉब्लम तो सबको होता होगा, ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे या फिर ऐसे टाइम पे जो आपको कुछ भी मिले नहीं खाने को, सत्तू रेडीमेड मिल जाए तो बहुत अच्छा। और मैंने ट्रेन में बहुत बार देखा था कि जो बुजुर्ग लोग जाते थे वो लोग पन्नी में सत्तू नमक ये सब बांध के ले आते थे। तभी उस समय आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना इसको रेडीमेड सैचेज में बनाया जाए और पैक करके बेचा जाए। हाँ, बहुत लोग सत्तू के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला ठीक है बिहार में बिक जाएगा, बाहर नहीं बिकेगा, बाहर में किसी को पता ही नहीं है। तो लोगों को वो प्रॉब्लम लगता है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इतने लोगों को पता ही नहीं है कि ये इतनी अच्छी चीज है, तो उन सबको बेचो पिलाओ। सबसे अच्छी बात है कि उसमें वैरायटी और पैकेजिंग लाओगे तो अच्छा बिकेगा। तो वही हम लोगों ने शुरुआत करी है। तो जब आप शुरू कर रहे थे तो फंड वगैरह की इश्यूज जब आई तब आपने कैसे हैंडल किया और कितने पैसे से शुरू किया आपने? ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब भी युवा तैयार होता है स्टार्टअप के लिए तो उसका पहला जो इशू आता है बजट आता है कि पैसा कहाँ से लाएंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे, फिर कैसे शुरू? कोई भी स्टार्टअप पहले शुरू होता है अगर, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड से होता है। आप कह सकते हैं कि मेरे साथ मेरे दोस्त थे राजीव एंड एक प्रभात। ठीक है, प्रभात मेरे से 30-35 साल मिला ही नहीं था, वो सिंगापुर बेस्ड है। बट उसको जब पता है राजीव ने कि सचिन ऐसे शुरू कर रहा है कुछ, मुझे याद है उसने 2 लाख रुपए मुझे भेज दिए। अच्छा। ठीक है, एंड मेरे पास अपना कुछ फंड था, वाइफ का कुछ फंड था, और मुझे याद है साला है मेरा सितेश, उसके 2-3 दोस्त थे आर्यन, रौनक और सितेश। ये 3 लोगों ने अपने पास जो मतलब लगता है 20,000, 30,000, 50,000 था, ऐसे एक कॉर्पस जमा किया। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड। एंड पापा मम्मी को ये बोल दिया था कि आपसे मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, डोंट वरी, मुझे स्टार्टअप करना है बट खुद से करूंगा और अपने से मैनेज करूंगा। तो मुझे याद है लगभग टोटल हम लोग के पास 3.5-4-5 लाख के आसपास जमा हो गया। और फिर आई कि सत्तू को सैशे में पैक करेंगे तो मशीन बहुत कॉस्टिंग थी, 7.5 लाख की मशीन थी। तो मुझे याद है मशीन वाले के यहाँ गया, कोलकाता में घूमा और निराश होकर बैठा था कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो पैकेजिंग हो नहीं सकती है, बाकी में भी इन्वेस्टमेंट करना है, डब्बे में करना है, ग्लास में करना है, पैकेजिंग है, सब कुछ करना है। बट होता है ना कि जुगाड़ू होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है ना वो जुगाड़ू होता है। शुरुआत तो जुगाड़ से ही होती है। तो वो पैसा एक फंड बनाया, प्रोटोटाइप बनाया। और मुझे याद है मैं आया था यहाँ बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में, तो वहाँ पे केसरी सर थे। केसरी सर ने जब देखा ना कि ये ऐसे ऐसे डब्बा बना के लाया है, ऐसे बनाया, तो उन्होंने, मुझे याद है वहाँ एक अभिषेक जी उनको बुलाया कि देखो इस लड़के को आज तक कोई फंडिंग नहीं उठाया है लेकिन ये प्रोटोटाइप रेडी करके आ गया। तो मैं हर एंटरप्रेन्योर को ये बोलूंगा कि आप फंडिंग के पीछे मत जाइए, सबसे पहले आप अपना प्रोटोटाइप रेडी करिए। आप जो करना चाहते हैं, जो आइडिया है उसको रियलिटी में सामने लाके दिखाइए, तभी कोई भरोसा करेगा ना कि आप कुछ करना चाहते हैं। तब मुझे वो ख्याल आया। वहीं पे अभिषेक ने मुझे एक बात बोली थी कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट तुमको इन्वेस्टर चाहिए। तो अच्छा, इन्वेस्टर कौन होता है, वीसी कौन होता है? तो उसने मुझे एक नाम बताया था, हरि बाला सुब्रमण्यम। अगर वो तुमको मिल गया ना तो समझना भगवान मिल गया। अच्छा। बोले ये कौन है? तो इंडियन एंजल नेटवर्क के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जो फूड सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे मिलेंगे, उनका नंबर कैसे मिलेगा? बोला वो नहीं दे सकते, वो मेरे पास भी नहीं है, बट तुम ट्राई करो, मिल जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही फिर हम शुरू किए सारे स्टार्टअप इवेंट में जाना। कहीं कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। वो लगता है 1 साल की दौड़ के बाद कोलकाता के कॉलेज के स्टार्टअप इवेंट में हरी सर आए। अच्छा। एंड उनसे मतलब किसी भी वीसी के आप डायरेक्ट नहीं जा सकते या ऐसे नहीं बोल सकते लोग, ऐसा मतलब रूल था वहाँ। तो वो लास्ट में मेरी टेबल पे आया, हमने एक गिलास बस सत्तू पिला के उनको बनाया। मतलब जब ऐसे ही पिया, उन्होंने सत्तू का कंसेप्ट देखा मेरा कि मैंने सैशे खोला, ग्लास में बनाया, इंस्टेंट सर्व किया। उन्होंने बोला क्या चाहिए तुमको? तो विदाउट एनी पिच डेक, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, मैं सर जो भी आप लोग का है इंडियन एंजल नेटवर्क से 20-25 लाख मिल जाए तो काफी है। तो इंस्टेंटली उन्होंने कमिटमेंट की। मुझे याद है 5 मिनट के अंदर मेरा सब कुछ कंफर्मेशन हो गया। फोन कॉल आया यहाँ BIA को IN में कि हमें जो बिहार से स्टार्टअप चाहिए था वो मिल गया है, इसको हम लोग 25 लाख रुपए देंगे। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो पहला जो प्रोडक्ट आपने 25 लाख रुपए से, फिर आपने क्या फैक्ट्री सेटअप करी? फिर प्रोडक्ट लाइन बढ़ाया, थोड़ी पैकेजिंग में सुधार करी, डिफरेंट। पहले मेरे सैशेज अनप्रिंटेड आते थे, तो वही ना जुगाड़, जब जैसा पैसा होता है वैसा हम लोग जुगाड़ करते हैं। तो जब पैसा नहीं था तो अनप्रिंटेड सैशे में ठप्पा मार के ऐसे ही उसको डब्बे में पैक करके हम लोग बेचते थे। एंड येलो कलर का एक बॉक्स हुआ करता था, उसमें 2 ग्लासेस होते थे। फिर धीरे धीरे सैशेज प्रिंटेड बनवाए, फिर लोगों तक पहुंचाना शुरू किया कि सिंगल सर्व आप कैसे यूज कर सकते हो, डिफरेंट शेक्स की वैरायटीज बनाई। और मुझे याद है इमीडिएटली फंडिंग हुई 2019 के बाद। 2020 में कोविड आ गया।
अब सबसे बड़ा झटका वहीं लगा था लोगों मैं ये नहीं कहूँगा झटका था, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। देखिए एंटरप्रेन्योर के लिए कोई भी परेशानी ना एक अपॉर्चुनिटी की जैसी होती है। तो हम यही मान के चलते हैं कि कितनी भी परेशानी आए, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए, सबसे अधिक मजा वो जर्नी में आता है। अगर वो झटका नहीं मिलेगा ना तो आपको मजा आएगा ही नहीं, खुशी मजा भी नहीं आएगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं ढूंढते हैं फिर लोग। खासकर कोविड से लोगों को हेल्थ के बारे में कॉन्शियसनेस आई, हाइजीन के बारे में लोगों को पता चला, तो हेल्थ और हाइजीन फैक्टर हमारी सेल्स के लिए और अच्छा हो गया। तो आप बोलेंगे कि ठीक है वो 6 महीने 1 साल बहुत परेशानियां थी, बट लोगों को समझ में भी आया कि भाई हेल्थ और हाइजीन क्या है। लोग फास्ट फूड के बदले अब ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग नेचुरल सत्तू जैसी चीजें पिए, तो ये अच्छा ही था मेरे लिए। तो पहली बार जब आपने बेचा तो कहाँ बेचा आपने? पहली बार अपना बड़ा लॉट कहाँ बेचा आपने? बड़ा लॉट कोविड में ही बिक गया था। मुझे याद है बिहार के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने अपने सारी टीम के लिए, मुझे याद है पहला ट्रक का ऑर्डर जो वही मैं जानना चाह रही हूँ। तो वो आया था यहाँ पे, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के एक साथ थे, उनको गिफ्ट करना था किसी को, तो उन्होंने एक ट्रक पूरा ऑर्डर किया था। तो पहली बार घर से जब ट्रक पैक हो रहा था तो पापा मम्मी खुश थे कि अच्छा इतना माल बेच पा रहा है। अच्छा तो उस वक्त कैसी फीलिंग थी आपकी और आपकी पत्नी की? लगा कि कुछ मुझे याद है, मैं कोविड था, बहुत कम स्टाफ आ पाते थे, तो मैं अपने मतलब हमारी फैमिली में हम लोग सब इन्वॉल्व थे, बच्चे इन्वॉल्व थे, हमारे कजन्स जो थे या पड़ोसी जो थे उनके बच्चों को भी बुला लिया था कि चलो हम लोग सब मिलके पैकेजिंग करते हैं। किसी को जिसको जो काम आता था उस हिसाब से पैकेजिंग करके हमने वो ट्रक तैयार किया एंड शिपमेंट करी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप ये कर रहे थे तो आपने मधुबनी से ये सब डील किया या सब मधुबनी? सब कुछ मधुबनी। तो अभी जो आपका स्टार्टअप है वो मधुबनी बेस्ड है? रजिस्टर्ड इन मधुबनी, बट पटना में हमारे पास ऑफिस हो गई। अब देखिए अब होता क्या ना, जब इकोसिस्टम डेवलप होता है, मुझे याद है उस टाइम पे हम जब पटना आते थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, तो दिल खुश करके एक लड़का आर्या को कैब चलाता था, उस समय आर्या को नाम था, अब रोडवेज हो गया। तो मधुबनी से पटना आने के लिए हम कैब बुक करके आ पाते थे, सामान ढो पाते थे, और फिर जब यहाँ से वापस जाते थे तो नहीं होता है, कुछ और जाना है तो बस नहीं है तो फिर आर्या को था, तो उस समय फोन पे काम हो जाता था हमारा। तो ये धीरे धीरे, अब जैसे ओयो, हम पटना आते थे तो ओयो में रहते थे, मुझे याद है 2-3 कार्टन मेरे पास ओयो का वो साबुन का किट बचा हुआ था। मतलब इतना स्टार्टअप को ही हेल्प करता है, तो इकोसिस्टम बिल्ड होता है। धीरे धीरे बिहार स्टार्टअप में भी वो चेंजेस आए। बिहार स्टार्टप फंड मिला हमें 10 लाख का, मैं उसके बारे में भी अभी आपसे बात करूंगी कि बीहब करके एक कंसेप्ट शुरू हुआ लेटर ऑन, जिसके कारण हमें ऑफिसेज मिल पाए। तो आज के दिन में हम लोग प्राउडली कहते हैं कि भाई गांधी मैदान में हमारा ऑफिस है, जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये कोवर्किंग स्पेस में आपका ऑफिस है? हाँ? तो ये कोवर्किंग स्पेस के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि कैसे काम करता है। उसमें भी एक बिहार का स्टार्टअप, हाँ, वही मैं जानना बताऊंगा। प्रख्यात, आलोक, राहुल, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार मैंने प्रख्यात के ही इससे सुना था, आलोक के, कि कोवर्किंग स्पेस। एग्जैक्टली। देखिए आप कोई भी स्टार्टअप है, जैसे आप ओयो करता है होटल्स की, रूम्स की, आपको एक दिन की अगर बुकिंग है तो लो रेट पे हो जाती है। उसी तरह कोवर्किंग स्पेस, मुझे अगर हमको कहीं भी ऑफिस खोलना है तो हम कहीं जाएंगे, बनवाएंगे, ऑफिस सेटअप करेंगे, बहुत ह्यूज कॉस्ट आएगा। सीधा रेडीमेड आपको एक सीट चाहिए, वो सीट मिल जाएगी। तो वो है कोवर्किंग का कंसेप्ट, कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रेंटल बेसिस पे आपको एक सीट विद ऑल द फैसिलिटीज। और एक दूसरा बेनिफिट क्या है कि पैसा तो बचता ही है, एक नेटवर्किंग होती है। जब आप कोवर्किंग में काम करते हैं तो आपको बाकी स्टार्टअप्स मिलते हैं, इवेंट्स मिलते हैं, मेंटर्स मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, को-फाउंडर्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको कोवर्किंग से सीखने को मिलती हैं। बहुत हेल्पफुल होता है स्टार्टअप के लिए, मुझे लगता है। तो प्रख्यात, आलोक के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक उनका ग्रोथ रेट बिहार के लिए एक मिसाल है। और काफी, जिस समय उन लोगों ने ये किया था उस समय बिल्कुल नया वर्ड था ये कोवर्किंग स्पेस के बारे में। अच्छा, आपने जब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वगैरह शुरू की तो मार्केटिंग के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे मार्केटिंग किया आपने? क्योंकि मुझे लगता है कि सत्तू ठेले पर भी मिलता है और सत्तू एक मजदूर भी खाता है और एक करोड़पति भी खाता है। तो आपने मार्केटिंग कैसे किया जब आपने इतने फ्लेवर्स बनाए और कैसे लोगों को प्रमोट किया? हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट मेजरली प्रोडक्ट के क्वालिटी पे की एंड पैकेजिंग पे की। बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे हम लोगों ने खर्च नहीं किया कभी। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, इवेंट्स में जाना। मुझे याद है हम लोग यहाँ आए थे तो सबसे पहले प्रमोशन जो कहते हैं उसको, या उसमें मदद हुई, वो उषा झा मैम से हुई, बिहार महिला उद्योग संघ। उषा झा मैम, उनको मैं गुरु मानता हूँ, मेंटोर मानता हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प किया। हर इवेंट में, हर मेले में हमको फ्री में सैंपल बांटने को मिला एटलीस्ट। तो सैंपल बांटने से क्या हुआ, जब आप सैंपल बांटते हैं या कहीं पे आप
लोगों को पिलाते हैं तो लोग फिर कस्टमर बनते हैं आपके, उनको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। वो बहुत बड़ा एक हेल्प था मेरे लिए शुरू से, और आज तक मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने मार्केटिंग का वही एक रास्ता अपनाया? एक्चुअली वही हुआ भी, और उनके पास भी मुझे याद है किसी ने रेफर किया था, उनका भी बहुत अच्छा हेल्प रहा है। क्रिएटिव इम्प्रिंट में मैम थी, वो लोग की टीम बहुत अच्छी है। तो स्टार्टअप कोई हेल्प करता है और लोग मिलते जाते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि हम घर बैठे रहेंगे आइडिया लेकर के, अपना प्रोडक्ट लेके लोगों से नहीं मिलेंगे या नहीं जाएंगे। जितने लोगों से आप मिलेंगे, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना अच्छा आपका काम होगा। तो आपने ऐसे मार्केटिंग की। अब मुझे ये बताइए कि आपने उषा झा मैम की बात की, आपकी पत्नी ने आपके काम को कैसे मतलब टेक ओवर किया? वो किस फील्ड में आपको मदद करती है, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में? कैसे? प्रोडक्शन में, क्योंकि वो मधुबनी बेस्ड हैं, घर पे रहती हैं, तो बाकी बच्चों को भी संभालना एक काम है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, वो संभालती हैं। पापा मम्मी हैं, उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो घर संभालना मुझे लगता है वो ज्यादा टफ है, और वो हम मतलब हमसे ज्यादा मेहनत उनका है। तो हम तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बैकएंड में कौन संभाल रहा है। अगर वो संभालती नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। आपने एक बात कही कि आपको कोलकाता में एक वो इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला, तो बिहार सरकार की जो स्टार्टअप पॉलिसी आई उसमें बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए, तो बिहार सरकार का स्टार्टअप आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित हुआ? बहुत हेल्पफुल हुआ। मुझे लगता है बिहार में इंडियन इंजीनियर नेटवर्क का फंड लाना था, तो वो हम लोग लेके आए। उसके मैचिंग उन लोग लोन देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं वो लोग, तो वो भी हमें मिला। प्लस आप कितने का लोन मिलता है बिहार स्टार्ट? जितना आप अप टू 50 लाख का होता है वो। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 38 लाख मिले थे, तो उतना सेम गवर्नमेंट ने भी दिया। एंड फिर वो लोग आगे, अब मुझे लग रहा है कि आइडिया फेस्टिवल अभी चालू हो रहा है, उसमें और भी स्टार्टअप रजिस्टर होंगे। तो अब प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया है, स्मूथ हो गया है। तो क्या आसानी से बिहार सरकार की सारी चीजें हो जाती हैं या बहुत मेहनत करना पड़ता है? देखिए, अगर आपने काम किया है, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो कहीं भी परेशानी नहीं। मुझे याद है हम लोगों को फंड मिला था और हम लोग फैक्ट्री खोलना चाहते थे, तो फैक्ट्री के लिए जमीन खोज रहे थे। हम बियाडा गए, बियाडा में जमीन के लिए बात की। वहाँ एक रवि सर थे, बाकी संतोष सर थे, उस टाइम पे जो लोग थे उस समय पे, वो लोगों ने इंस्टेंट काम किया। कहीं भी ये नहीं है कि आप आए हैं और आपको दोहराया जाएगा। अगर आपका काम सही है, जेन्युइन है, मीटिंग्स होंगी, आपसे पूछा जाएगा सवाल, आपका सब कुछ रिपोर्ट सही है, काम सही है, तो इंस्टेंट काम। और 7 दिन मतलब सिंगल विंडो सिस्टम काम करता है बिहार स्टार्टअप में। ओके। अगर आपने अपना पेपर वर्क नहीं किया है तो दिक्कत है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी जगह सही है, करके जाइए, काम करके जाइए। और अगर आपने नहीं भी किया है तो आप गलती से सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार में गए और हिट हो गए। हमको याद है हम 1 साल दौड़े, तब जाके कहीं से इन्वेस्टमेंट मिला। बट वो 1 साल जो हम दौड़े थे उसमें बहुत गलतियां की, अभी भी हम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। अभी भी हम ये बोलेंगे कि हम सीख ही रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कोई भी यूनिकॉर्न खड़ा नहीं किया बिहार से। तो जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं कि एक टीम कैसे बनती है, 5 एंटरप्रेन्योर एक साथ कैसे काम करते हैं, या मतलब नहीं होता कोई ऐसा स्केल कर सके, लोग बड़ा काम कर सके, अभी तक हम लोग सीख ही रहे हैं। अगले 2-3 साल में या 5 साल में आप बिहार से देख पाएंगे कोई ना कोई यूनिकॉर्न खड़ा होगा। और जब तक वो अचीवमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। सही बात है। तो अभी तो छोटा ही, अगर देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में तो भी बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ नहीं करना बाकी है। सही बात है। अब मुझे ये बताइए कि जैसा कि आंकड़े कहते हैं कि बिहार में स्टार्टअप्स तो बहुत शुरू होते हैं, बट 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो ये बिहार का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा यही आंकड़ा सक्सेस रेट है 3 से 4%। तो अगर आपने 10,000 स्टार्टअप नहीं बनाए तो फिर क्या फायदा? तो इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? युवाओं में कहाँ कमी हो जाती है? किसी युवा में कोई कमी नहीं है। अच्छा। फेलियर इज रोड टू सक्सेस। ऐसा, अच्छा बताइए, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, हमने भी सीखा है। कौन नहीं गिरता है साइकिल चलाते समय? हाँ, तो वो कुछ तो लोग बात है। कुछ लोग गिरना जैसी चोट लगी छोड़ देते हैं, या कार नहीं चलाते, या फिर बाइक नहीं चलाते डर के कारण। तो डर के कारण छोड़ना या गिरने के कारण छोड़ना, तो ये आम मतलब लोगों का भी वैसा ही वर्क लाइफ होता है बैलेंस, कि आप अगर डर के या किसी चोट से छोड़ देते हैं तो आपकी ड्रीम पूरी नहीं होती है। या फिर आप दूसरा इजी ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि यार जॉब तो मिल जा रहा है ना, 25-30 हजार या 50 हजार की जॉब है, या 1 लाख की जॉब मिल गई, तो वो इजी लाइफ होती है। हार्ड काम करना या हार्ड लाइफ को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये बात सच्चाई है कि शुरुआत बहुत लोग कर सकते हैं, कुछ लोग छोड़ देंगे, डर के मारे छोड़ देंगे, या फिर प्रॉब्लम्स को देख के थोड़ी बहुत फेलियर होती है तो बैकआउट हो जाते हैं। थोड़ी बहुत ही सक्सेस होगी। 100% में 95 to 97% फेलियर ही होगा। तो सक्सेस रेट 5% ही है।
तो बिहार के कितने ऐसे स्टार्टअप हैं जो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं आपके हिसाब से अभी? मैंने अभी तक तो 2-3 नाम लिया है आपको। रोडवेज है, आपको वर्क स्टूडियो करके है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज अच्छा काम करे, हनुमान वो एम्बुलेंस जो, हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल काम कर रहे बिल्कुल। हैं। और भी बहुत, मुझे लगता है बहुत जल्द आपको टेक स्टार्टअप्स मिलेंगे बिहार में, वो भी अच्छा काम करने आ रहे हैं। एंड अभी भी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है हम खोज रहे हैं ऐसे लोगों को साथ में काम करने। फूड प्रोसेसिंग में बहुत स्टार्टअप आएंगे अभी, हाँ, मखाना पे बहुत AI से वगैरह स्टार्टअप भी अभी आएंगे। बहुत नया चीज आ गया है। उससे भी टेक्निकल ज्यादा हम बोलेंगे बिहार में ना प्रॉब्लम्स जो हैं, बिहार में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिसाइकलिंग पे। इतना कचरा है वेस्ट हर मैनेजमेंट जगह, उस पे कोई बड़ा। स्टार्टअप नहीं है अभी नहीं तक। अगर मुझे कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर मिल जाए तो हम साथ में करने के लिए रेडी है। तो ये सब चीजें बहुत आगे, जो जिसको भी प्रॉब्लम दिख रही है उसका सोल्यूशन ढूंढिए, वही स्टार्टअप है। आपने सत्तू के साथ स्टार्ट किया, तो सत्तू चूंकि हम तो कृषि प्रधान राज्य में वैसे भी रहते हैं, तो किसानों को आपका स्टार्टअप कैसे बेनिफिट देता है? देखिए, अगर सत्तू पहले बिक रहा था 100 रुपए केजी, आज के डेट में हम उसको बेच रहे हैं 400-500 रुपए केजी। तो वैल्यू एडिशन बहुत मायने रखता है। अब सत्तू से हम बनाना चाहते हैं पराठा, लिट्टी चोखा, बट उसको कैसे बेचेंगे? तो उसको बेचने के लिए हमने एक फैक्ट्री लगाई है कि अगर आज हम यहाँ पे कोई कटहल की सब्जी की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल है बताते हैं कि हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बना रहे हैं और कुछ नया। तो लिट्टी चोखा पैक करेंगे, कटहल की सब्जी को पैक करेंगे, अपना दाल तड़का पैक करेंगे, मखाना खीर को पैक करेंगे, और पैक करने के साथ 6 महीने की शेल्फ लाइफ के साथ या उससे ज्यादा 1 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आपको हम बेच पाएंगे वर्ल्ड ओवर। तो जब तक हमारे प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यहाँ नहीं होगी, तब तक हमारे किसान का फायदा नहीं होगा। आप सिंपल सा एक कंसेप्ट सोचिए, यहाँ पे मकई बहुत होता है, मक्का होता है, बट पॉपकॉर्न या फिर कुरकुरे कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग बाहर होगी। तो जब वो यहाँ होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली किसान को और ज्यादा फायदा होगा। तो आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का भी सोच रहे हैं? लगा चुके हैं, फतुहा में लगाए हैं। तो एक चीज बताइए, अभी आपने बोला सत्तू एक बहुत हेल्दी आइटम है, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे तो क्या वो उससे उसके हेल्दी एस्पेक्ट्स पे कोई असर? वो सबसे मेन चीज है। अब लोग जो अभी आपको पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट अगर आप ट्रेन में जा रही हैं, IRCTC में आप देखेंगे, IRCTC टाटा के साथ मिलकर एक दाल पैकेजिंग कर रही है। एंड तेजस ट्रेन में अभी हमने वो देखा कि 6 महीने के शेल्फ लाइफ के साथ एक रेडीमेड पैक है विदाउट एनी प्रिजर्वेशन। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हो रहा है। ओके। और वही हम लोग बिहार में अभी धीरे धीरे बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल में। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई कि विदाउट प्रिजर्वेटिव आप सामान को पैक कर सकते हैं एंड उसको बेच सकते हैं। अभी आपने कहा कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो चैलेंजेस आते हैं, सही बात है, सक्सेस होने के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आप जो सत्तूज वाला स्टार्टअप कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पर्सनली क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, और क्या क्या ऐसी गलतियां हुई जो चाहेंगे कि अगला कोई स्टार्टअप अगर आता है तो वो सब ना करे जो आपने किया? नहीं, मैं बोलूंगा गलतियां करो। अच्छा, गलतियां ये सबसे जरूरी है। देखिए, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी काम बड़ा आप बिना गलती के नहीं सीख सकते। तो गलती से मत डरिए। सबसे अच्छी बात है, आप गलतियां करिए। आपको लोगों के साथ धोखा मिलेगा, काम करने के बाद फेल्योर मिलेगा, बट उसे डरना नहीं है। एवरी नेक्स्ट डे इज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो काम करते रहिए, अपने आप आपको परिणाम मिलेंगे, और डरना तो किसी से नहीं। जब आप यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे थे तो पर्सनली आपको क्या लगा कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में? अब तो आप हैबिचुअल हो गए होंगे। नहीं, उस समय भी चुनौती को मैं कभी ये नहीं मानता। देखिए, लड़ाई आप जब लड़ने जाते हैं तो ये बात मान के रखते हैं ना, सामने से वॉर होगा, कुछ ना कुछ वो लोग ऐसा करेंगे, परेशान होंगे। ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ मतलब लाइफ है। आप जब ड्राइविंग करने के लिए निकलते हैं तो रोड पे आपको अचानक से कोई आ जाएगा, कोई जानवर हो, कोई आदमी हो, कोई लड़की हो, कोई कुछ भी हो, या फिर रेड लाइट सिग्नल हो, या कोई ट्रैफिक जैम हो, तो ये तो पार्ट ऑफ आपकी जर्नी है ना। तो ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा। पार्ट ऑफ जर्नी तो ठीक है सचिन, मैं मतलब मेरा अपना जो है, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर रही हूँ, बट जब कभी कभी बिजनेस में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं तब उसको हैंडल करने के लिए तो क्या आप बोल सकते हैं मेरे साथ एक एटीट्यूड है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिखते। अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव बात आपने बोली। मूवी में मैंने कहीं देखा था, और शायद धीरू भाई अंबानी पे एक मूवी बनी थी, तो उसमें एक डायलॉग था, बच्चन थे, तो वो बोलते हैं कि मुझे ना शब्द सुनाई नहीं देता। तो फिल्टर हमारे कान में, आंखों में, माथा में लगा हुआ है कि प्रॉब्लम्स कितने भी बड़े हो जाएं हमको दिखते ही नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है काम करना, तो हम काम पे ही ध्यान देते हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे।
मतलब अच्छी बात है, जिस बहुत दिन फोकस आपका चेंज हो गया, आप प्रॉब्लम्स पे देखने लगे, तो उनको तो वही चाहिए ना कि आप उनकी तरफ देखो। अब मान लीजिए हम लोग काम करते हैं, डेली बेसिस पे अगर आप घूमना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे तो आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपके पूरे राज्य में 10-20 लोग, 20% लोग आपको मिलेंगे जो आपको खराब ही बोलेंगे। और वो जलन हमेशा के ये बताएंगे कि क्या क्या नहीं हो उसका सकता रीजन है। है जलन के थ्रू। Exactly. जलन सबसे बड़ी कहानी है, एंड वो नहीं कर पाए इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं, ठीक है। Exactly. तो एक जगह मैंने बोला भी था कि कमेंटेटर्स हर जगह, कंट्रीब्यूटर्स नहीं है। नहीं है, बिल्कुल तो वही चीज है। तो मुझे खुशी होती है, पता नहीं क्यों, जब कोई कुछ बोलता है गलत या जब कोई कुछ खराब सोचता है, तो मुझे और मजा आता है कि बच्चा जल रहे हो, कोई बात नहीं, हम और रीजंस देंगे आपको जलने के। हाँ, आप बिहार को कुछ बोल रहे हो, कोई बात नहीं, हम और अच्छा काम करेंगे बिहार को चमकाने के लिए। हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, अपना काम है। अच्छा, बिहार को लेकर जो एक इमेज बनी हुई है हमारी कि बिहार में हम सफल नहीं हो सकते, बिहार में बहुत चैलेंजेस हैं। मैंने बहुत स्टार्टअप के बच्चों से भी सुना है कि हम इसलिए बिहार छोड़ के आ गए या बिहार छोड़ दिया हमने क्योंकि वहां हमें ऑप्शंस नहीं मिला। वो इमेज कहाँ बनी, किसी के माइंड में ना। Exactly. तो माइंड का कचरा तो उसके माइंड में है, सामने तो है नहीं, सामने तो कुछ और ही है। अभी हम बिहार के ऑलमोस्ट सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हैं और ऐसे ऐसे खूबसूरत लोकेशंस देखते हैं हम बिहार में। हाँ, मैं देखती रहती हूँ कि बिहार में खाने के लिए, घूमने के लिए और लोगों से मिलने के लिए, ये 3 चीजें लाजवाब है। आप किसी भी बिहार के किसी भी गांव में कोने में चल जाइए, अगर आपको खाना खाना है ना तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने सुना कि आप शार्क टैंक में भी गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैसा अनुभव रहा आपका शार्क टैंक का? एज एन एंटरप्रेन्योर या पढ़ाई जब करता था तो शार्क टैंक यूएस का शो हुआ करता था, वो देखता था। तो हमारी वाइफ बोलती थी आप क्या देखते रहते हो? हमने यार एक बार ना कभी शार्क टैंक जाके ना लोगों को सत्तू पिलाना है। अच्छा। तो मुझे पता था, ये आइडिया था कि वहां जाके अगर सत्तू पिलाया ना तो लोगों को पता चलेगा सत्तू के बारे में, ब्रांडिंग हो जाएगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी सत्तू भी कुछ होता है। वो ठीक है, देखते हैं। तो मुझे याद है 2019-20 के कोविड के बाद पहला सीरीज आया था, सीजन 1 शार्क टैंक का, तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद सिलेक्शन हुआ और हमको याद है उस दिन हम शायद उषा झा मैम के पास ही बैठे थे, उसी समय बस मेल आया। अच्छा। मैम देखिए कितनी लकी हैं आप, आपका आशीर्वाद है, अब शार्क टैंक में सिलेक्शन हो गया है। एंड हमको याद है शायद उस समय बर्थडे ही था मैं, तो हम लोग यहाँ से गए दिल्ली फर्स्ट ऑडिशन के लिए। अच्छा। वहाँ पे पहली बार जो प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ भी सिलेक्ट हो गया, तो फाइनली बॉम्बे बुलाया गया शूटिंग के लिए। अच्छा। तो शूटिंग भी हुई, तो हम लोग का एपिसोड था ग्रैंड फिनाले एपिसोड, 7 शार्क एक साथ मिले हमको। पहले क्या होता था 3-4 शार्क्स होते थे, 2 नहीं होते थे, ऐसे वो शेड्यूल चलता था। बट लकीली हम लोग को 7 शार्क्स एक साथ मिले और हम लोग उनको सत्तू पिला पाए, सत्तू के बारे में बातचीत कर पाए। ये तक अच्छा हुआ। बाद में हुआ कि वो एपिसोड टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। एक साल बाद उन्होंने अनसीन पिक्चर्स में वो डाल के दिखाया कि ऐसे भी कोई कंपनी ब्रांड आया था। तो अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट वो जर्नी बहुत अच्छी थी कि हमको 7 शार्क्स को मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छे आइडियाज आए। वहीं से सत्तूस कैफे का, सत्तूस की ड्रिंक्स का भी आइडिया आया कि हम लोग रेडीमेड कैसे सर्व कर सकते हैं। तो अभी आप सत्तूस कैफे करके कितने आउटलेट्स चलाते? नहीं, अभी कोई कैफे या कोई आउटलेट नहीं। लेकिन आपने बीच में शुरुआत की थी, वो ट्रायल हम लोगों ने किया था। वही बोलता हूँ ना कि आप बस मेहनत करिए, फेलियर्स आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारा कार्ट अच्छा नहीं चला, हमने मरीन ड्राइव पे कार्ट लॉन्च किया, मुझे लगता है 3-4 महीने में ही हम लोगों ने, मतलब मरीन ड्राइव जो मेन एरिया है उससे बहुत दूर अलग एक एरिया में लॉन्च किया था सत्तूस का कार्ट। मुझे याद है कि 1 महीने के अंदर में वहां से भीड़ शिफ्ट हो गई हम लोग की तरफ। अच्छा। तो ब्रांड का पुल और प्रोडक्ट का पुल हमें वो पता चला, लोगों का इंटरेस्ट दिखा, लोग वहाँ परेशान। क्या सिर्फ लिक्विड सत्तू सर्व करते थे या बाकी कुक्ड फूड भी? वो भी था। मतलब हमने एक ट्रायल किया था कि लोगों को पसंद आता है नहीं आता, और मार्केट में जाके नहीं बेचेंगे, मार्केट से अलग होके बेचेंगे। तो मुझे याद है कि उस दिन जब लॉन्च कर रहे थे तो पापा हमको बोले थे कि यार मार्केट उस साइड है, तुम इधर अकेले बेच रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो चल जाना उधर। हम उनको ये बोले थे कि पापा 6 महीने टाइम दीजिए, हम इधर मार्केट बना के दिखा देंगे। एंड लकली वैसा हुआ, हम लोग स्टैब्लिश कर पाए अच्छे से मार्केट को उधर। एंड फिर हमें जो आउटपुट चाहिए था वो मिल गया, हम लोगों ने उसको बंद किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल उसके आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक विद इन अ ईयर आपको वो सब दिखेगा। फिर तो इंडिया के कितने स्टेट में अभी आप सत्तू? ऑल ओवर इंडिया जाता है, सब जगह जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान तक गया हुआ है। तो आप इसको बाहर एक्सपोर्ट करने का भी कुछ प्लान है आपका? एग्जैक्टली। बट होता है क्या, देखिए कोई भी चीज आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले कैपेसिटी बिल्ड करना होता है, आपको वो टीम बनानी पड़ती है। तो वो सब हम लोग अभी उस प्रोसेस में है कि हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्ड किया, फैक्ट्री में और भी मशीन्स लगा रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं। एंड 2025
26 जो होगा हमारा वो मेजर ईयर होगा चेंज। हाँ, मैं भी आपसे वही पूछूंगी कि आपके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो क्या क्या आपने सोच रखा है? बोलो ना, रेडी टू ईट सेगमेंट में हम लोग आ रहे हैं एंड ड्रिंक सेगमेंट में हम लोग ऑलरेडी हैं। बिहार में और भी प्रोडक्ट्स हैं, मखाना का एक ब्रांड लॉन्च करने का प्लान है हमारा, तो वो सब हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, आप सत्तू के साथ अब आप मखाना में भी एंटर करेंगे, वो अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब स्टार्टअप की बात हम करते हैं बिहार में, मैंने देखा है कि हर दूसरा लड़का जो मुझे मिलता है, भाई क्या कर रहे हो, तो मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मुझे एक स्टार्टअप करना है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं बच्चों, जैसे आपने पढ़ाई पूरी की, देन यू मूव टू स्टार्टअप, बट अभी जो मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लड़कों को भी देख रही हूँ जो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर रहे हैं और 18 साल का बस होने का इंतजार कर रहे हैं स्टार्टअप करने के लिए। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको एजुकेशन पूरी करनी चाहिए और तब आना चाहिए, या बस आ जाना? मैं थोड़ा यहाँ मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज है। हाँ। बच्चों को 10th के बाद कोई ना कोई काम करना चाहिए। ओके। ठीक है, मेरा बेटा अभी 9th में है, हम तो इस साल से ही उसको कुछ ना कुछ काम करवाएंगे, आप बोल रहे हैं। ओके। तो 9th 10th आप कर लिए अगर अच्छे से, तो आपको तो कोई ना कोई स्किल सीखना चाहिए। आप ये नहीं सोचिए हम स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी भी स्टार्टअप में जाके आप फ्री में काम करके, या आपको 5000 भी जॉब मिल रहा है ना, आप करिए जरूर। आप अपना समर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, 15 दिन की छुट्टी है, 1 महीने की छुट्टी है, आप काम सीखिए। आप कोई भी काम सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। आपको नहीं पता कि अगले 10 साल में वो काम या वो नेटवर्क आपको कितना काम आएगा। आप कहीं काम करने जाते हैं, आपको 10 लोग मिलते हैं, आपका वो काम करने का तरीका देखते हैं, आपको गलतियां करने का मौका मिलता है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि वो स्टार्टअप के नाम पे अगर कहीं जा रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई आज भी हम कर रहे हैं, और पढ़ाई या ज्ञान जो बोलेंगे वो जिंदगी भर चलता रहेगा। सीखने का सही प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप जाके काम करके देखिए। बट स्किल को सीखना और अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके कोई काम करना, दोनों दो चीजें हो जाती हैं। हम ड्रॉप करके नहीं, हाँ, मतलब मैंने बट आप दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टॉपर हैं, आपको पढ़ने में लगता है, आप वही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर सीखने को मिल रहा है तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि पढ़ाई का भी अल्टीमेट एप्लीकेशन वही है कि आप उससे क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनली मेरा ये जानने है, बड़ा क्यूरियोसिटी है मुझे कि कुछ लोग अपना स्टार्टअप का नाम रखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मतलब कुछ डिग्री के साथ वो चाय वाला और चाय वाली और इस टाइप का नाम रख देते हैं, और उसके बाद अपनी डिग्री को साथ में ऐड करके वो रखते हैं। तो उसके पीछे उनका क्या इंटेंशन होता है, क्या बताना चाहते हैं सोसाइटी को? देखिए, उनके इंटेंशन का पहले हम तो नहीं बता सकते, लेकिन आपका क्या व्यू है उसके बारे में? कि व्यू क्या है वो कि सही देखिए, है? अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है तो अनपेड प्रमोशन बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सबसे अच्छी बात है। तो किसी भी हाल में काम तो हो रहा है ना, किसी का हक तो नहीं मार रहे, किसी को नीचा तो नहीं गिरा रहे, तो काम अगर हो रहा है तो हमेशा मतलब उन्हें सराहनीय ही होगी। मतलब अगर वो अपने एजुकेशन को नाम बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ। कर तो रहे ना। काम नहीं करना सबसे गड़बड़ चीज है, काम कर रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि जो काम नहीं कर रहा है वही कुछ कमेंट कर रहा है, राइट? तो कमेंटेटर बनने से अच्छा है कंट्रीब्यूटर बन रहे हो। हाँ, ये आपकी का बड़ा अच्छा पॉइंट है कि, तो अब ये बताइए कि बिहार में अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे तो उसको कैसे, क्या सलाह देंगे आपकी, कैसे शुरू करें? अपने अगल बगल ढूंढिए क्या क्या प्रॉब्लम है, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अपने अगल बगल से ही आप कर सकते हैं। आप देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं बेच पाए हैं लोग अभी तक, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, प्रॉब्लम ढूंढिए, लोगों को ढूंढिए, आपके साथ 4 लोग जो पैसा लगा सके, अपना टाइम लगा सके, वैसे लोगों को ढूंढिए और शुरू कर दीजिए। किसी को नहीं पता होता है कि अगले 5 साल में वो कहाँ पहुंचेगा। वो एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि हम फ्यूचर में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होगा वही जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सही बात सही बात। तो अभी तक जहां तक आप पहुंचे हैं, तो आप अपनी सफलता को मतलब किस तरह से आंकते हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं और आपको लगता है कि अभी और कितना दूर जाना है? अगर 0 to 10 बोलेंगे तो हम 0 to 1 पे हैं अभी नॉट स्टेप और बाकी है। तो क्या आपका जो टर्नओवर है ईयरली, उससे अभी आपको लगता है कि इज इट ओके? बिल्कुल सेटिस्फैक्शन काम से नहीं होगा, वो टर्नओवर से नहीं होगा। जब तक हम लोग मेड इन बिहार प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड नहीं पहुंचा पाए, लोगों को लत नहीं लगा दी बिहार के खाने का, तब तक कोई फायदा नहीं है। अभी तो हम लोग को बहुत काम करना बाकी है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सोचते हैं कि अभी तक मैंने 0 10 में 1 ही सीखा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप कोई, अभी आप देख रहे हैं, मैं
देख रही हूँ युवाओं को वो टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा ले रहे हैं, एआई एंड देयर आर सो मेनी टूल्स। तो क्या वो टूल्स भी आप अपने बिजनेस में अब ला रहे हैं? उसका काश हमको आता, मतलब हम खोज रहे हैं ऐसे लोगों जो हमको सिखा पाए। हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम, मेरे से यंग लोग हैं, मतलब वो लोग हमको सिखाए कि कैसे यूज करते हैं, आप कंटेंट कैसे बनाते तो हैं। आपने एमबीए किया तो आप इतने, हम लोग के टाइम पे ऑरकुट का जमाना था। ओके, ऑरकुटिंग करते थे। अच्छा, वो लैपटॉप पे काम करने की आपकी मोबाइल, रील, इंस्टाग्राम, ये सब अभी आया है और हम अभी भी सीख रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि अभी भी सीख रहे हैं, बहुत लोगों से सीख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे जाने से बहुत फायदा होता है। अच्छे अच्छे यंग लोगों से मिलते हैं, वो लोग सिखाते हैं, तो सीखते ही रहना है। सफलता को आप किस तरह से आंकते हैं? आपकी नजर में सफलता कैसी होनी चाहिए? क्या वो पैसे से जुड़ी होनी चाहिए, या सेल्फ सेटिस्फैक्शन से जुड़ी होनी चाहिए, या आपको जो चीज खुशी देती है वो आपके लिए सफलता है? सफलता मतलब बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। मतलब मेरे हिसाब से जो है कि हम डेली बेसिस पे, हम सिर्फ डेली बेसिस पे जीते हैं कि आज जो काम था, क्या हमने किया, अगर कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया था उसको कल कैसे खत्म करें, बस इतने पे ही फोकस है मेरा। हम डेली बेसिस पे मोमेंट के हिसाब से काम करते हैं। बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि हाँ ड्रीम बड़े होने चाहिए। वो अचीव करने के लिए डेली का आपको जो एक होता है ना, ईएमआई की तरह आपको अपना देना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है अपने काम का, अपनी मेहनत का, अपने नेटवर्क का, और उसी का रिजल्ट होगा जो आपको डेली बेसिस पे जाके आपको फाइनली वो रिजल्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो भी श्योर नहीं होता। अब कोई अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए गया है, आज हम गए जिम और आज ही हम आईने में देख रहे हैं बॉडी अच्छा बन गई, एक दिन में तो नहीं बनेगी ना, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। वो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, वैसे ही डाइट भी करना पड़ेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स, आपकी बॉडी बन सकती है, बट उसको मेंटेन करने के लिए फिर भी आपको जिम करते रहना पड़ेगा। तो वैसा ही है आपका, मतलब काम है वो करते रहना चाहिए, और उसके बाद ही आप सोच सकते हैं, तब आईने में आप अपना चेहरा देख के बोल सकते हैं कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। सही बात। भविष्य की जो 5 साल के बाद, आपने सोचा होगा कि 5 साल के बाद आप बिहार में किस मकाम पर पहुंचेंगे, या क्या आपने सोच रखा है कि हाँ क्या विजन होना चाहिए 5 साल बाद के लिए बिहार में स्टार्टअप के तौर पे? स्टार्टअप के तौर पे हम लोगों का प्लान है कि अगर हम लोग आईपीओ ला पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। प्लान उसका है कि अगर मेरे पास आज 40 शेयर होल्डर है तो मेरे पास कम से कम 4 करोड़ शेयर होल्डर हो जाए, 40 लाख शेयर होल्डर हो जाए, जितनी बड़ी कंपनी बना सके बिहार से, ताकि अगला जनरेशन ये बोल पाए कि हाँ ये बिहार का ब्रांड है, ये बिहार की कंपनी है जहाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी भी है कि आप अपने काम को उस जगह पर पहुंचाएं कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाए, और ये जब बिहार की बात होती है। अच्छा चलिए कुछ पर्सनल सवाल करते हैं। सत्तू आपको पसंद है? डेली पीते हैं। डेली पीते हैं, तो आपने तो फ्लेवर्ड भी बना रखा है, तो कौन से फ्लेवर का सत्तू? बदल बदल के पीते रहते हैं। बदल के पीते रहते हैं। आपके घर में सबको सत्तू पसंद है? मेरी वाइफ कम पीती है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं। हम बहुत बार बोलते हैं उनको आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती हैं, बट वो तो मुझे लगता है सारी लेडीज ना सीधा दिन में 12 बजे ही खाती हैं। एक्चुअली उनको सुबह लगता है उलझन जैसा, इसलिए वो सोचती हैं कि सारा काम खत्म कर लो। इसलिए तो सत्तू बनाया ना कि आप सैशे खोल के पी लो। तो अपनी वाइफ को नहीं समझा पाते हैं। नहीं, वाइफ को कोई नहीं समझा पाता। दुनिया के किसी पति से पूछिए, वो कहेगा मैं सबको समझा लेता हूँ, अपनी वाइफ के अलावा। वाइफ सबको समझा लेती है और वाइफ तुरंत कन्विंस कर देगी आपको। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला ट्रिक कैसे हम लोग सीख सकते हैं? हाँ नहीं, ये ट्रिक आप तब सीख सकते हैं। देखिए अगर वाइफ कुछ कह रही हो 15 साल हो गए शादी को, समझ नहीं पाए। अरे लोगों के 40-50 साल में समझ नहीं आए तो ये एक समस्या है। अच्छा ये बताइए कि जब आप सत्तू के बिजनेस में आए थे तो लोगों ने नहीं कहा कि अरे यार पढ़ लिख कर एमबीए करके सत्तू बेचना है तुमको? फिर वही बोले नाम में फिल्टर लगा हुआ रहता है, लोग क्या कहेंगे। नहीं, शुरुआती दौर में भी फिल्टर था शुरू से। अच्छा, आप शुरू से रेजिस्ट करते थे सोसाइटी को अनसुना करके? सोसाइटी क्या है, मतलब आप अच्छा कर लेंगे तो आपको अच्छा बोलेगी, आप खराब करेंगे तो आप किसी को थप्पड़ तो मार नहीं रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं और हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तुम दुखी हो तो भाई वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सही बात है। तो ये बताइए कि जब आप बिहार सरकार से फंड लेकर काम कर रहे हैं और भी एंजल नेटवर्क वगैरह से, तो फंड की कमी नहीं होती है अब आपको बिजनेस? हमेशा होती है, हमेशा होती है। पैसा ऐसा चीज है और सक्सेस ऐसा चीज है जो हमको लगता है, और प्यार भी, कि जितना मिले लोगों को और चाहिए होता है। सही बात तो बस मेहनत करते हैं कि और ज्यादा बड़ा कैसे कर सकें। जितना पैसा आता है उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, और उतने ही ज्यादा लोगों की टीम बनाने का मन करता है, तो वो कंटिन्यू रहेगा।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके कर रहे हैं, नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते, युवा हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इस राज्य के कुछ लोगों को ऐसा मकाम जरूर बना देना चाहिए, क्योंकि आपकी युवा पीढ़ी जो है, आपके पीछे जो खड़े हैं लोग, वो आप ही को देख रहे हैं कि वो कैसे वो आदमी सफल हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज जो मैंने भी नोट की, पता नहीं आपने नोट की, अगर आप सत्तू बेच रहे हैं तो लोग ये नहीं समझते हैं कि उन्हें कोई और प्रोडक्ट में जाना चाहिए, वो आपकी नकल में फिर वो सत्तू को ही प्रेफर करने लगते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे कि तुम अपने तरीके से सोचो, मार्केट में आने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए दूसरे की नकल नहीं करो। तो क्या युवा पीढ़ी को आप मैसेज देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। अब इसको सत्तू से ज्यादा अच्छा हम लोग समझा सकते हैं चाय से। चाय तो कई सदियों से बिक रही है। बिल्कुल। कोई और चाय वाला, कोई और चाय वाली, कोई और चाय वाला, कोई और चाय वाली, डेली आता है बहुत। हाँ, तो एक अंदाज अलग होना चाहिए आपका बेचने का। अगर वो अंदाज अलग है, लोगों को आपका स्वाद पसंद है, तो आप सक्सेसफुल हैं। और नकल करके कोई फायदा नहीं है, बेसिकली फायदा ही फायदा है। अच्छा, अमेज़न का नकल था फ्लिपकार्ट, सुपर हिट, ठीक, लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न है। कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। शार्क टैंक में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है, कि तुम क्या नया कर रहे हो, सत्तू ही तो बेच रहे हो। तो हम सीधा बोले, आप लोग जितने भी जज बैठे हैं यहाँ, आप चश्मा पहले भी बिकता था, आज आपने लेंस कार्ड बना दिया, शादियां पहले भी होती थी शादी.com में, तो आप लोग सब एग्जाम्पल है कि आपका अंदाज अलग था काम करने का। तो नकल जैसा कोई चीज नहीं है, आप उससे बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन के बाद ही ना शाहरुख खान आए। एग्जैक्टली। ठीक, अब शाहरुख खान के बाद कोई और आ रही है। तो काम का अंदाज आपका होना चाहिए जो लोग आपका याद रखें। और आपका अपना लाइफ है, आप किसी का क्या नकल करेंगे। लोग पहले भी खाते थे, पहले भी सोते थे, पहले भी घूमते थे, आप उसको कैसे चेंज कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, वो याद रखेंगे। शार्क टैंक से आपने बात की, तो जो जितने भी जज से आप मिले, तो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग जज आपको कौन से लगे थे वहां पे? किसके बारे में? वो एपिसोड में नहीं दिखाया गया, मुझे याद है अमन सर थे, वो लास्ट में सैल्यूट कर रहे थे कि तुम जहाँ जो कर रहे हो ना, तुम ही कर सकते हो। exactly. तो वो थोड़ा अच्छा लगा था। फिर पीयूष सर थे, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा सबसे अच्छा बेनिफिट है तुम्हारा जो ब्रांड नेम वो कैटेगरी डिफाइन करता है, पूरा रजिस्टर्ड है, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये लोग पत्नी के साथ गए थे आप शार्क टैंक? अच्छा, उनका भी अनुभव कैसा रहा वहां जाने का? उन्होंने एक लाइन बोल दिया था कि बस आप संभाल लीजिएगा, हम खड़े रहेंगे, हम बोलते नहीं हैं। तो वो बोलती बहुत कम है, वो सिर्फ मेरे सामने बोलती है, बाकी लोगों के सामने वो ज्यादा नहीं बोलती है। आमतौर पर पत्नियों को ही शिकायत रहती है कि हमें बोलने ही नहीं देती हैं। आपकी पत्नी बहुत अच्छे से तो यू आर अ गुड लिसनर। नहीं तो बहुत अच्छी बात। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया है लोगों को, और आप जो कुछ कह रहे हैं मैं चाहूंगी कि युवा पीढ़ी जरूर सुने और आपकी तरह ही पॉजिटिव होकर सोचे कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें, अच्छा, आप कंसिस्टेंसी को कितना मानते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है? जो लैकिंग है बिहार में, मैं देखती हूँ लड़के भटक जाते हैं तुरंत ही, 2-4 साल 5 साल में ही उनको लगता है यार हो गया बस एनफ, अब चेंज कर लेते हैं रूट। देखिए, मतलब इस पे एक छोटा सा मतलब एग्जांपल है कि एक आइडिया एक टाइम पे, मतलब एक सेकंड में एक आइडिया 55 लोगों को आता है। 55 में से 50 लोग उस आइडिया को बेकार बोल देते हैं, 5 लोग काम करना शुरू करते हैं, 4 लोग बीच में छोड़ देते हैं, और सिर्फ एक बचता है जो कंटिन्यू करता है। और वो जो कंटिन्यू करेगा वही कुछ कर पाएगा। तो यही कहानी कि आप जब तक कंटिन्यू नहीं करेंगे अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको याद है, हम जोमेटो, मतलब ऐसे ही जर्नी के थ्रू जोमेटो में गए थे कि सत्तू उसको बेचना है। तो जोमेटो के ऑफिस में बहुत बड़े अक्षरों में वॉल पे लिखा हुआ था, एनी गुड स्टोरी नीड्स अ डिकेड टू बिल्ड। मुझे याद है कि संजीव बिखचंदानी सर भी उसको ट्वीट किए थे, हम भी ट्वीट किए थे। तो आप 10 साल से पहले में कुछ सोचते हैं अगर, तो वो लॉटरी है आपके लिए। आपको अगर मिल गया पैसा, आपको अगर नाम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट 10 साल 20 साल से कम में कुछ भी बड़ा अच्छा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं चाहती थी कि आपके थ्रू लोगों तक पहुंचे, कि उनको रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, फेलियर एकदम से तुरंत एक्सेप्ट कर लेना जो लोग करते हैं, मैं देखती हूँ वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे लैकिंग हो जाती है लोगों से। तो ये बहुत सारी बातें आपने आज बताई। कोई एक कहानी में चाहती हूँ कि आप जरूर शेयर करें जिसने आपके लाइफ को टर्न किया है, या जिसने आपको बहुत ज्यादा इस फील्ड में सफल होने के लिए मोटिवेट किया। कोई एक कहानी आपके संघर्ष से जुड़ी हुई। ऐसी कोई मतलब पर्टिकुलर कहानी नहीं है, बट खुशियां मिलती हैं जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, और जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो,
कोई कस्टमर का फीडबैक आ गया। हमको याद है सिंगापुर हम एक बार हाँ, मैं वही जानना चाहती हूँ, स्टार्टअप जरूर इवेंट आप था, बताएं। तो स्टार्टअप इवेंट में हम लोग गए, इवेंट में पार्टिसिपेट किया, हम विनर हो गए। सिंगापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग थी, तो वहाँ एक बहुत बड़े लोग थे, वो आए थे मीटिंग में। वो इंडिया से शिफ्ट कर चुके थे वहाँ, एंड साउथ इंडियन थे। उनके पापा बिहार में कभी जॉब करते थे, उनको सत्तू की आदत लगी हुई थी। अच्छा। एंड बोले कि हम आईआईटी के डेज से अब तक हम सत्तू पी के नहीं। जब वो सत्तू पिए फर्स्ट टाइम हमारे सत्तू के गिलास में, तो उनकी आंखों में वो आंसू आ गए थे। अच्छा। बोली वही टेस्ट हमको मिला जो हम कभी बचपन में पिया करते थे। तो वो सब पल हमेशा याद रहते हैं हमको, कि वो गूज़बम्स देते हैं कि नहीं, किसी को अगर हमने सत्तू पिलाया है और बिहार के स्वाद को वर्ल्ड वाइड पहुंचाया है, तो ऐसा तो दिन आएगा ना जिस दिन हर दिन हम वो चीज कर पाएंगे रिपीटेटिवली। तो वो करना है, वही चीज बहुत याद आता है। अच्छा, एक कॉमन सवाल है, लेकिन मुझे लगता है आपके थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब काम करता है और बस ऐसे ही एक व्यक्ति काम शुरू करता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? हम बोलेंगे पढ़ाई का या किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा बेवकूफ बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं होता। वो ज्यादा सोचता है कि प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा। दिमाग से आपको सनकी होना चाहिए काम के लिए। अगर आपके दिमाग में वो सनक है कि हम करके रहेंगे चाहे जो हो जाए, तो बहुत अच्छा है। पढ़ाई वाले से ज्यादा दिक्कत है कि उसको बोलते हैं पापा लोग या मम्मी लोग या बाकी लोग, ये तुम पढ़े लिखे हो, जॉब क्यों नहीं कर लेते हो, ये क्या कर रहे हो। हाँ। उसको ज्यादा हेडेक है। हम इसीलिए बच्चों को बोलते हैं तुम 9th-10th पढ़ो और काम करो। पढ़ना होगा तो खुद पढ़ लोगे, पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता। और आज भी हम पढ़ते हैं, हम आज भी बुक्स खरीदते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं, कितना काम आया? आपसे भी पूछता हूँ मैं सवाल। मान लीजिए आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ा, आज तक समझ नहीं आया कि काम कितना काम आया वो पढ़ाई? बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिल्कुल कहीं नहीं। तो आपके जवाब में वही आंसर है, मेरे जवाब में ये है कि पढ़ाई आपको उतना सिखा देती है कि आप पढ़ लिख सके, कम्युनिकेट कर सके, अपनी बातों को रख सके। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपका काम, आपके काम के लिए आपकी चाहत, वो बहुत मायने रखती है। तो अगर आप चाह ले तो पढ़ाई लिखाई करना या फिर बिहेवियर सीखना, वो आपको घर में सिखा देते हैं लोग, समाज सिखा देता है, काम करते करते लोग सीख लेते हैं। बट जो पैशन है ना, वो कॉपी नहीं किया जा सकता, और वही डिफरेंस बनाता है लोगों में। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बातें कही। मुझे आपके से बात करने में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि पूरे कॉन्वर्सेशन में आपने कहीं भी नेगेटिविटी वाला शब्द यूज नहीं किया, और शायद ये आज की युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि इतना कम उम्र में ऐसा नहीं है, संघर्ष आपने नहीं देखा होगा, मैं समझ सकती हूँ। एक छोटा सा काम भी करो तो टेंशन्स कितनी होती हैं, बट आप हमेशा स्माइल करते रहते हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आपने आज बहुत सारी बातें कही हैं और बताई हैं लोगों को अपने बारे में, और मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप लोग जरूर देखें, और खास करके युवा पीढ़ी जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं बिहार में रहकर, तो उनको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए कि पॉजिटिविटी भी इंसान के लिए बहुत मायने रखती है उसकी सफलता के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सचिन, आपने बहुत सारी बातें बताई, और होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।